तो नाजरीन, सबसे पहले जो इस वक्त सिचुएशन है खित्ते की, उस पर हम बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक दिन जंगबंदी करता है और साथ ही अगले बयान के अंदर वो ऐलान जंग कर देता है। यानी आप डोनाल्ड ट्रंप को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये अमेरिकी तारीख का एक अजीबोगरीब किरदार है। एक पोस्ट करता है कि हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए, हम जंग जीत गए हैं, जो काफी है, और फिर अगली पोस्ट में कहता है कि ईरान दुनिया के लिए बदस्तूर एक खतरा है जिसे हमें खत्म करना पड़ेगा। तो एक डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट से ऐसा लगता है कि जैसे ईरानी बहुत अच्छे हैं, मामला हल हो गया। एक से ऐसा लगता है कि उनसे बुरा दुनिया में कोई नहीं और मामला अभी हल नहीं हुआ। एक बयान में कहता है कि ईरान को हार मानना पड़ेगी, अजीब लोगों से हमारा पाला पड़ गया है, वो काफी ज़हीन भी हैं, बहुत सख्त गिर हैं। अगले बयान में डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कहते हैं कि ईरान हमारी मिन्नतें कर रहा है मुआहदा करने के लिए और हम उनसे नहीं करना चाह रहे। अब जो लेटेस्ट डोनाल्ड ट्रंप का इस हवाले से स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट ये है कि मैं जल्द ईरान की भेजी हुई तजावीज का जायजा लूंगा। देखिए, ईरान ने पहले तजावीज भिजवाई और पहले अमेरिका ने भिजवाई, ईरान ने नहीं मानी, फिर ईरान ने भिजवाई, अमेरिका ने नहीं मानी, फिर ईरान ने तरामीम करके भिजवाई, उसके ऊपर पंगा पड़ गया। अब ईरान ने फाइनली और तजावीज भिजवाई है और इतला ये आ रही है कि एक तरफ से कोई 9 तजावीज आई, अमेरिका की तरफ से कोई 14 या 15 तजावीज जो है वो ईरान ने भिजवा दी। ये अभी किसी को भी कंफर्म नहीं है, सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। एक्चुअली जो मुज़ाकरात हैं वो पाकिस्तान करवा रहा है, अमेरिका और ईरान के बीच में चल रहे हैं, एक दूसरे को तजावीज भिजवा रहे हैं। जिस वक्त इनकी नीयत होगी ना दोनों मुल्कों की, ये बड़े आराम से मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। जब तक इनकी नीयत नहीं है ना, ये जो मर्जी कर ले मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं जल्द ईरान की भेजी हुई तजावीज का जायजा लूंगा, मगर मेरे ख्याल में ये काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने गुज़िश्ता 47 सालों में इंसानियत और दुनिया के खिलाफ जो कुछ किया है, इसके लिए उन्होंने अभी तक कोई बड़ी कीमत नहीं चुकाई। यानी अब डोनाल्ड ट्रंप एक मरतबा फिर जंग की बात कर रहा है। तो जंग की बात में ना एक बात आप ज़हन में रखिएगा कि सेंटकॉम के जो कमांडर हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग दी थी अभी हाल ही में, और इसके बाद एडमिरल ब्रेड कूपर इनका नाम है। इन्होंने 26 फरवरी को जब दी थी ब्रीफिंग, तो 28 फरवरी को अमेरिका ने हमला कर दिया था। इस मरतबा इन्होंने दोबारा डोनाल्ड ट्रंप को एक ब्रीफिंग दी है कि क्या क्या कुछ किया जा सकता है ईरान के खिलाफ, वो कौन से 3 फौजी ऑप्शन हैं जिनके ऊपर अमल दरामद किया जा सकता है। मैंने आपको वो रिपोर्ट भी किया था। अब यही जो सेंटकॉम के कमांडर है, इन्होंने इसराइल से भी राब्ता किया है और इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ ने हमांगी पैदा करने के लिए, क्योंकि अगर हमला होना है तो इसराइल ने साथ मिलकर हमला करना है। और इस मरतबा अरब ममालिक में भी बहुत सारे दिफाई साजो सामान वो ले रहे हैं, उनकी भी तैयारी है, वो अब किसी और पिच पे है। पिछली मरतबा हालात कुछ और थे, इस मरतबा हालात थोड़े से मुख्तलिफ हैं। इस मरतबा अरबों का नुकसान भी हो चुका है और ईरान के पास ये शवाहिद भी हैं कि अरब ममालिक की सरजमीन से ईरान पे बार बार अटैक किया गया है और ईरान की गवर्नमेंट से जुड़े लोगों ने बाकायदा निशानदेही कर दी है उन अहदाफ की जो अरब सरजमीन के ऊपर मौजूद हैं और जिनको वो कहते हैं कि हम निशाना बनाएंगे, चाहे वो सऊदी अरब में है, कतर में है, यूएई में है, बहरीन में है, उर्दन में है। उन्होंने बताया जी हम इन अहदाफ को निशाना बनाएंगे। सिर्फ वहां पे ओमान एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ अभी तक ईरान का कोई फंडा नहीं है। तो सेंटकॉम के जो कमांडर हैं, उनका अब राब्ता हुआ इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ से, ताकि हमांगी पैदा की जाए कि अगर हमला होता है तो किस तरीके से किया जाएगा। और ये खाली इतनी बात नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग देने के बाद सेंटकॉम के कमांडर कूपर जो है वो फौरी तौर पे मिडिल ईस्ट आ गए हैं। एडमिरल ब्रेड कूपर इस वक्त मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं और यहाँ पे जो दिफाई तैयारियां हैं उनको हतमी शक्ल दे रहे हैं, या जो जारहाना हिकमत अमली हो सकती है अमेरिकी फौज की, उसको हतमी शक्ल दे रहे हैं और वो जायजा ले रहे हैं तमाम चीजों का ग्राउंड पर आकर। डोनाल्ड ट्रंप से मिलना, वहां पे ब्रीफिंग देना और उसके बाद फौरी तौर पे इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ से राब्ता करना और फिर खित्ते में उनकी मौजूदगी और वहां पे ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेना। ये सारी चीजें इशारा कर रही हैं कि अब दोबारा लड़ाई हो सकती है, कशीदगी दोबारा बढ़ सकती है। डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कई मरतबा कहा कि मैं जंग जीत गया हूं लेकिन मैं बहुत बड़े मार्जिन से जीतना चाहता हूं। तो बहुत बड़ी फेस सेविंग डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए, जिसके बगैर पॉलिटिकली वो अमेरिका में बहुत बुरी तरह डैमेज हो गया। अमेरिकन का एक देखें, मैंने आपको पहले भी बताया था, अमेरिकन भी एक ऐसी कौम है जो बड़े फख्र के साथ जीते हैं। अब आपको ये अच्छा लगे या बुरा लगे, अमेरिकन के अंदर भी एक बड़ा फख्र, एक बड़ा प्राउड नेशन है। वो ये कहते हैं कि हम किसी से नहीं हार सकते, हमने सारी जंगें जीती हैं, हम आइंदा भी जंगें जीतेंगे। और उन्हें कमजोरी बिल्कुल पसंद नहीं है। यानी वो ये नहीं देख सकते कि उनका प्रेसिडेंट हार गया और जो प्रेसिडेंट हारेगा या पीछे हटेगा वो उसका खुमियाजा भुगतेगा। यानी जिस तरीके से जो बाइडेन अफगानिस्तान से निकला, उसका बहुत बड़ा डैमेज हुआ उसको पॉलिटिकली और बड़ा मजाक उड़ाया उसके मुखालिफिन ने उसका। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे या धुरी जंग छोड़ के आ जाता और ईरान को दुनिया फातेह समझती है, तो अमेरिका को तो डैमेज होगा, डोनाल्ड ट्रंप को पॉलिटिकली और उनकी पार्टी को बहुत बड़ा डैमेज हो जाएगा। तो ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से खदशा है कि खुदा न खास्ता दोबारा खित्ते में पाकिस्तानी कोशिशों के बावजूद लड़ाई लग सकती है।
तो एक तो ये चीज हमें दिमाग में रखनी पड़ेगी, ये क्या कह रहे हैं। लेकिन सदर अहमदी नैयार जो ईरान के साबिक सदर है, उन्होंने जो एक स्टेटमेंट दिया ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने उनका स्टेटमेंट पढ़ा और बड़ा बामानी किस्म का उन्होंने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा अब दुनिया ये कबूल करने को तैयार नहीं है कि एक कौम समंदर पार बैठकर बाकी तमाम अकवाम की किस्मत का फैसला करे। डॉलर और फौजी दबाव पर मबनी निजाम अपना असर खो चुका है। अगर वाशिंगटन अपने जवाल से बचना चाहता है तो उसे एहतराम का लफ्ज सीखना होगा। हम कोई कानूनी नहीं है, हम हजारों साल पुरानी तहजीब है। ईरानी सरजमीन पर उनका किया गया हर हमला दुनिया के इस हिस्से में उनके असर रसूख के खात्मे को मजीद तेज करता है। वो ये करते हैं जितना वो हमारे ऊपर हमला करते हैं ना, इससे दुनिया में उनका असर रसूख कम होता है अमेरिका का, उससे बढ़ता नहीं है। और डॉलर के हवाले से मैं अभी आपको, क्योंकि यहाँ पे बात हुई कि डॉलर के जरिए से और फौजी दबाव के जरिए से दुनिया को कंट्रोल करते हैं, तो यहाँ एक बहुत बड़ी खबर है, ये भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। चीन और रशिया ने एक बड़ा कदम उठाया है। वर्ल्ड अफेयर्स नाम की जो एक वेबसाइट है उसने ये खबर भी जारी की है और आलमी मीडिया में छप भी रही है। चाइना ने 2 बहुत बड़े कदम उठाए, लेकिन पहले आप ये देख लें कि रशिया एंड चाइना स्टार्टेड ट्रेड इन रशियन रबल एंड चाइनीज yuan करेंसी ओनली स्टॉपिंग यूजिंग डॉलर्स। वो ये कहते हैं कि रूस और चाइना जो है वो रशिया और चाइना की करेंसी के अंदर ट्रेड करना शुरू हो चुके हैं और सिर्फ इसी में वो ट्रेड करना चाहते हैं ताकि डॉलर का रास्ता रोका जा सके या डॉलर के इस्तेमाल को कम किया जा सके या उसको रोका जा सके। ये डॉलर के लिए अच्छी बात नहीं है। ये 2 बहुत बड़ी मईशतें हैं। अगर इनके नक्शे कदम पे 1-2 और मईशतें चल पड़ी, फर्ज करें अगर कल को जर्मनी कहता है कि हम यूरो के अंदर ट्रेड करेंगे, हम डॉलर में नहीं करेंगे। जर्मनी दुनिया की एक और बड़ी मईशत है ना, टॉप 5 के अंदर यही है। इंडिया है, जर्मनी है, जापान है, अमेरिका है, बरतानिया है, फिर रशिया भी टॉप 10 के अंदर आता है। चाइना दुनिया की बड़ी मईशतों में दूसरे नंबर पे है। तो अगर ये ममालिक जो है ये कह देते हैं कि हम अपनी अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड करेंगे और इंडिया जैसा एक बड़ा मुल्क भी ये कहता है कल को कि हम डॉलर में ट्रेड नहीं कर रहे, जिस मुल्क के साथ कर रहे हैं हम दूसरी करेंसीज में देख सकते हैं, तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। बिलावल बड़ी होशियारी के साथ अपने आप को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से होने वाले एक सवाल से अलग कर रहे थे कि मुझे इल्म नहीं है कौन सा वजीर है, आप किसकी बात कर रहे हैं। तो वहां शाजिया मरी ने लुकमा दे दिया। उन्होंने कहा जी स्टेट मिनिस्टर है, शायद वो राणा सनाउल्लाह नहीं, वो नॉट वफाकी वजीर, वो खेलदास ने कहा है। तो साथ ही बिलावल ने कहा कि आई एम नॉट आस्किंग यू, मैंने तुमसे नहीं पूछा। तो दोबारा बोलने की कोशिश की, सॉरी सर मुझे अभी इसने कहा, तो इस तरह करके उन्होंने बोलने की कोशिश की जब शाजिया मरी ने, तो बिलावल ने ऊंची आवाज में कहा थैंक यू, ताकि वो चुप हो जाए। और उनका मुंह देखने वाला था, यानी मुझे अफसोस हुआ। देखिए शाजिया मरी साहिबा के हवाले से मैंने ये खबर आपको क्यों सुनाई, इसका एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि एक दौर में मेरे प्रोड्यूसर ने इनसे राब्ता किया, कोऑर्डिनेशन जो करता था लड़का, उसने राब्ता किया जी कि आप इमरान रियाज साहब के प्रोग्राम में आ जाएं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करने के लिए। तो शाजिया मरी साहिबा ने आगे से जवाब दिया था कि उनका लहजा सख्त है, यानी वो जो बात करते हैं उनका लहजा मुझे पसंद नहीं है, सख्त लहजा है उनका, तो इसलिए मैं उनके प्रोग्राम में आने से माजरत करती हूँ। तो आज मैंने देखा बिलावल ने जिस सख्त लहजे के साथ उनके साथ बात की, तो मैं तो उनकी पार्टी का नहीं था, मेरा तो लहजा अवामी सवालात हमने करने होते हैं, जिसकी भी हुकूमत होती है हमारा लहजा ऐसा ही होता है, जैसा मैं हूँ वैसा ही हूँ। सवालात जो है वो हमेशा वो पूछते हैं हम जो लोगों के दिमाग में होते हैं। तो हर किस्म की पॉलिटिकल पार्टी से हमेशा पूछे हैं। एक दौर में पीटीआई को हम पसंद नहीं थे, शहीद अरशद शरीफ को मुझे बहुत बुरा भला भी कहा गया। एक दौर में उस्मान बुज़दार के लोगों ने बहुत बुरा भला कहा, जब हमने स्कैंडल्स पकड़े पीटीआई के दौर में तब बहुत बुरा भला कहा गया, फिर पीएमएलएन के दौर में बहुत बुरा भला कहा गया, पीपल्स पार्टी के दौर में भी ऐसा ही हुआ हमारे साथ, तो आजकल के दौर में भी ऐसा। और हमारे लिए ये चीज नई नहीं है, लेकिन शाजिया मरी ने कहा जी इनका लहजा बहुत सख्त है, तो मुझे लहजा पसंद नहीं है। तो आज बिलावल का लहजा मुझे लगता है उन्हें काफी पसंद आया होगा और यहाँ पे वो कंप्रोमाइज कर लेंगी, उन्हें कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उनको हर दफा एक कौमी असेंबली की सीट मिल जाती है। देखिए बिलावल की मजबूरी है, वो समझनी पड़ेगी सारी पार्टी को कि कुछ चीजें उन्हें बता दी गई हैं और ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है या इस किस्म की चीजें उनको एक बार्गेनिंग टूल के तौर पे जरदारी साहब या बिलावल जरदारी साहब इस्तेमाल करेंगे। इन्होंने अपने जाती मफादात लेने, उन्हें कुछ चीजें बता दी गई हैं। नंबर 1, वफाक जो है वो सूबाई इख्तियारात वापस ले लेगा और ये वापस देने पड़ेंगे, इनको जूते पॉलिश कर करके देने पड़ेंगे। दूसरा, कंट्रोल जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास रहेगा। ये जो कंट्रोल है हुकूमत का, वफाक का, ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करेगी, हुक्मरानों का इसमें हिस्सा नहीं रहेगा। आप सबको ख्वाजा आसिफ की तरह का बनना पड़ेगा जो खुलकर ये कहें कि जनाब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ख्वाजा आसिफ की तरह आपको बनना पड़ेगा जो खुलकर ये कहें कि जनाब हाइब्रिड निजाम है और हमें इस पे बहुत फख्र है। तीसरा ये है कि तमाम फ्लाई प्रोजेक्ट जिनके अंदर अवाम पे पैसे दाया किए जाते हैं, अवाम को सब्सिडीज दी जाती हैं, वो सारी चीजें अब बंद की जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि पाकिस्तान खुदा न खास्ता दिवालिया होने की तरफ जा रहा है और इन्हें यह कह दिया गया है कि तुम लोगों ने अपना मुंह बंद रखना है, तुम्हारे केसेस खत्म कर दिए, तुम्हें इक्तदार में लाके बिठा दिया, तो अब चुप करके बैठो और मुल्क को चलाने दो। लेकिन अब मुल्क इनसे चल नहीं रहा, सियासी इस्तेहकाम नहीं है पाकिस्तान के अंदर, कोई आदमी पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। लोग इनसे वादे कर लेते हैं कि हम पैसे लगाएंगे, लेकिन पैसा लगाता कोई नहीं है।
कई कंपनियां पाकिस्तान में पैसा लगाना चाहती हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि यहाँ पे तो इस्तेहकाम ही नहीं है, हमारा पैसा डूब जाएगा, तो लोग फिर पाकिस्तान में पैसा नहीं लगाते और हुकूमत को कर्जा लेना पड़ता। अभी मैं डाटा देख रहा था तो मौजूदा हुकूमत ने इस साल में कितना कर्जा लिया, ये रोजाना के हिसाब से 21 से 22 अरब रुपए बनते हैं। मुझे आप बताएं कि क्या इस हुकूमत ने अवाम के ऊपर रोजाना की बुनियाद पर 21 से 22 अरब रुपए खर्च किए? बिल्कुल खर्च नहीं किए। इमरान खान के दौर से इस दौर में इन्होंने 3 गुना ज्यादा कर्जा लिया है, यानी शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर साहब ने इस दौर में इमरान खान के दौर से 3 गुना ज्यादा रफ्तार से कर्जा लिया है। इमरान खान के दौर में तो डैम भी बन रहे थे, मेगा प्रोजेक्ट्स हो रहे थे, सेहत कार्ड उसने दिया हुआ था, बिजली 4 गुना सस्ती थी, पेट्रोल जो है वो आधी से भी कम कीमत का था, गैस 10 गुना सस्ती थी, महंगाई जो है वो आधी थी जितनी अब है, नए अस्पताल यूनिवर्सिटियां बन रही थी, हेल्थ कार्ड इमरान खान ने दिया हुआ था, सब्सिडीज दी हुई थी, अवाम को सहूलतें दी हुई थी, और कोरोना में उसको बहुत बड़े पैमाने पर कर्जा लेना पड़ा क्योंकि उसने पब्लिक को सपोर्ट करना था। तो आज तो वो सारा कुछ नहीं हो रहा, तो ये जो 3 गुना ज्यादा इन्होंने पैसा इकट्ठा कर दिया, ये पैसा गया किधर? कोई प्रोजेक्ट भी नहीं चल रहा। इनसे कोई पूछेगा क्या? कोई इनसे सवाल करेगा? अब इन्होंने आईनी अदालत बना दी है, इनसे सवाल भी नहीं किया जा सकता। जब आप सवाल करेंगे मामला जाएगा आईनी अदालत में, वो जज कहेगा जो हुक्म मेरी सरकार। तो अब सवाल भी आप नहीं कर सकते कि जनाब इतना पैसा जो आप इकट्ठा कर रहे हैं वो जा कहां रहा है? कौन से ऐसे प्रोजेक्ट आपने पाकिस्तान में लगा दिए हैं जिनकी हम तारीफ कर सकते हैं या हम कह सकते हैं कि जनाब बहुत बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट बन रहे हैं? SIFC के नाम से इन्होंने सफेद हाथी पाला, उसने जो तबाही फेरी पाकिस्तान में मईशत का कचूमर निकाल दिया, 1 रुपए की सरमायाकारी ये पाकिस्तान के अंदर करवा नहीं पाए, और एक के बाद एक चीजें जो है वो मजीद खराब होती चली जा रही है। अभी गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहा है, वहां इमरान खान का कैदी नंबर 804 का तोती बोल रहा है। मैंने वहां लोगों से बात की है, उन्होंने कहा जी बहुत थोड़े लोग हैं जो दूसरी तरफ खड़े हैं, जो रवायती पीपल्स पार्टी या PMLN उनके साथ जुड़े हुए वो थोड़े से लोग हैं। उन्होंने लोगों की बहुत बड़ी तादाद, खासतौर पे नौजवान, वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान के साथ खड़े हैं और वो यहाँ पे होने वाली हर ज्यादती को देख रहे हैं, और वहां पे ये तासुर है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हर वो हथकंडा अपना रही है जिसके जरिए से वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने से रोक सकती है, और उसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। अभी इंतखाबी निशान वाला मामला भी आपके सामने हुआ है, तो नौजवानों में बड़ा सख्त रिएक्शन है वहां पे। देखें, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। वो अपनी आई पे आ गए ना तो ऐसी शिकस्त देंगे कि इनकी नस्लें याद रखेंगी। वो सिर्फ पहाड़ों पे रहते नहीं है, उनकी हिम्मत, उनके दिल और उनके हौसले वो पहाड़ों जितने बड़े हैं। ये निजाम गलत मंगा ले रहा है गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों से, ये नफरत के बीज बो रहे हैं, कल यही नफरत इनके सामने आएगी। याद रखिएगा मेरे अल्फाज, गिलगित बल्तिस्तान के लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। देखिए, ऑर्डर तो दिया गया है वहां पे ऑफिसर्स को कि कुछ भी हो जाए, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का हुक्म है कि गिलगित बल्तिस्तान में किसी सूरत भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत नहीं बनने देंगे। उसकी वजह क्या? जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है ना, वो कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में किसी भी ऐसी हुकूमत का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती जो उनकी मर्जी और मंशा के खिलाफ एक भी फैसला करे। ये 2 जगह मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत क्रिटिकल है, यहां उन्हें मुकम्मल कंट्रोल चाहिए होता है और कठपुतली हुकूमत चाहिए होती है। बलूचिस्तान में भी ये 3 एरियाज ऐसे हैं जहां पे हर हाल में उन्हें कठपुतलियां चाहिए होती हैं, एक बलूचिस्तान में, एक गिलगित बल्तिस्तान में और एक कश्मीर में, और यहाँ कठपुतलियों के बगैर उनका गुजारा नहीं है एक दिन भी। लिहाजा वो पूरी कोशिश करेंगे, जितनी पंजाब में की उससे ज्यादा कोशिश करेंगे कि जाली तरीके से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से बाहर बाहर कोई हुकूमत बना दे। लेकिन अब देखना यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग अभी मुजाहरा करते हैं अपनी ताकत का या मजीद इंतजार करते हैं। बहरहाल नौजवानों ने तो अपना फैसला सुनाया, वहां पे जिस तरह का नौजवानों के अंदर रद्द अमल है, अगर ये इलेक्शन तक मोमेंटम गया तो कहानी उलट जाएगी। नाजरीन, जिला खैबर में एक ड्रोन हमला हुआ है और उस पे स्टेटमेंट भी जारी किया जुनैद अकबर ने। जिला खैबर की वादी तीरा में मकामी आबादी पर मुबैना ड्रोन हमला हुआ है। उन्होंने कहा, मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, मासूम बच्चों